गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव करवाने जा रही हूँ। ये इस चैप्टर की मेरी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम, दायां हस्त नियम, विद्युत मोटर तथा अन्य उपयोगी जानकारी दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है मेरा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा चालक पर बल किस किस दिशा में लगता है। आंद्रे मेरी पियर ने प्रस्तुत किया है कि चुंबक भी किसी विद्युत धारा चालक पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। अर्थात चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। तब क्या नाम चुंबकीय बहुत ज़्यादा अधिकतम होता है और विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है कि जब क्या नाम कहते हैं विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तो क्या होता है, विस्थापन अधिकतम होता है। अन्यथा दिशा बदलने पर क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा जब बदलती है तो बल की दिशा भी बदल जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को जैसे चित्र में दिखाया गया फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। कैसे हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा किसकी ओर संकेत करेगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। जैसे अंगूठा दिखाया हुआ है, मध्यमा दिखाया गया है, विद्युत धारा दिखाई गई है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, फिर बल और फिर विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। तो यह था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्ण युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, विद्युत मिश्रकों में, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। जब किसी धारावाहिक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता है, जिससे जो मोटर में दी गई ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। और यही इस विद्युत मोटर के कार्य करने का सिद्धांत है। इसके बाद मैं बताऊंगी व्यावसायिक मोटर की शक्ति में वृद्धि के उपयोग क्या क्या है। नंबर 1, स्थायी चुंबक के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और विद्युत धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। कुंडली नरम लोह कोड पर लपेटी जाती है और नरम लोह कोड जिस पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर अमेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमेचर। अगर क्वेश्चन आता है कि अमेचर किसे कहते हैं, कि नरम लोह कोड जिस पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, अमेचर कहते हैं। और मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। MRI किसे कहते हैं, चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंब का प्रयोग करके शरीर के भीतरी भागों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। आपने देखा हो कि डॉक्टर कई बार कहते हैं कि MRI, अगर किसी डिजीज़ का पता नहीं चल रहा होता है तो MRI करवानी होती है। MRI से हमारे शरीर का विभिन्न भीतरी भागों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं तथा पता चल जाता है कि मनुष्य के शरीर में किस स्थान पर कौन सी बीमारी है। फिर है गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है तथा ये धारा की दिशा को भी बताता है कि धारा किस दिशा में बह रही है। फिर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रेरित होती है और ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। और ये जो परिघटना होती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्रियाकलाप, आपको बताऊंगी किस तरह से काम करता है गैल्वेनोमीटर। क्रियाकलाप 1, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। लाया जाता है तो थोड़ा होता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विशिष्ट विक्षेप नहीं होता। जब चुंबक को दूर लिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, तो परंतु पहले के विपरीत होता है। ये तो था क्रियाकलाप 1। अब है क्रियाकलाप 2, प्राथमिक कुंडली। जैसे चित्र में दिखाया है कुंडली 1, कुंडली 2। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है, फिर होता है स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और फिर स्विच ऑफ किया जाता है। ये प्राथमिक कुंडली। द्वितीय कुंडली क्या होती है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। जब स्विच ऑन किया जाता है प्राथमिक कुंडली में तो द्वितीय कुंडली में गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो कोई विक्षेप नहीं होता इसमें।
लेकिन जब स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले के विपरीत दिशा में होता है। जैसे उसमें बताया गया था, इसमें चित्र के माध्यम से और प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के माध्यम से बताया गया है कि प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, फिर उसके फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में क्या होता है। इसके बाद मैं आप बताऊंगी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अब पहले था बायां, अब है दायां। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे वो उस बाएं हस्त नियम में भी तीनों एक दूसरे के लंबवत है, इसमें भी तीनों एक दूसरे के लंबवत है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है तो अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तथा मध्यमा चालक से प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाती है। यह नियम जनित जनरेटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत। ये सिद्धांत किस में काम आता है? जनरेटर की कार्य पद्धति पर। और नंबर 2, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में भी फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद मैं बताऊंगी विद्युत जनित किसे कहते हैं। विद्युत जनित द्वारा विद्युत ऊर्जा का विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है। विद्युत जनित में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है? रूपांतरित किया जाता है। इस विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्ण गति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके बाद मैं बताऊंगी डीसी दिष्ट धारा जनित किसे कहते हैं। डिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के दिक् परिवर्तक से एक बुरुश सदैव ही उसी दिशा में संपर्क में रखता है। इस व्यवस्था में एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जैसे एक ही धारा में उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं डीसी यानी डिष्ट धारा जनित। इसके बाद प्रत्यवर्ती धारा जिसे कहते हैं एसी, जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेते हैं। और भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल बराबर होता है 1/100 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/50 सेकेंड। आवर्ती को कैसे निकालते हैं? 1 समय अंतराल इज इक्वल टू 1/1/50 यानी 50 हर्ट्स हो गया। लाभ क्या होता है? प्रत्यवर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के, बिना किसी ऊर्जा के नुकसान के प्रेषित किया जा सकता है। और हानि क्या है? प्रत्यवर्ती धारा को हम संचित करके नहीं रख सकते, अर्थात इकट्ठा करके नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है दिष्ट धारा। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कहलाती है वो दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं लेकिन प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट नहीं कर सकते। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का श्रेय ज़्यादा होता है दिष्ट धारा। स्रोत क्या है? सेल, बैटरी, संग्राहक सेल है, यानी कि इसके माध्यम से दिष्ट धारा प्राप्त की जा सकती है। एक तो सेल के द्वारा, एक बैटरी के द्वारा, एक संग्राहक सेल के द्वारा। फिर उसके बाद है घरेलू विद्युत परिपथ। जैसे हमारे घरों में किस तरह का विद्युत परिपथ होता है? 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं। विद्युतमय तार जिसे घनात्मक लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, उदासीन तार ऋणात्मक जिसे काला विद्युत रोधी आवरण होता है, और नंबर 3 भू संपर्क तार हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। अर्थात हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ बनाया जाता है उसमें 3 प्रकार की तारें उपयोग की जाती है। एक वैधुन्यमय तार, उदासीन तार और भू संपर्क तार। इसके बाद मैं बताऊंगी भारत में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार के बीच में कितना अंतर होता है। 220 वोल्ट का विभवांतरण होता है। जैसे हमारे घरों में बिजली की पूर्ति कैसे होती है? पहले खंबा से मुख्य आपूर्ति, फिर फ्यूज, फिर विद्युत तापमापी मीटर, फिर वितरण बॉक्स, फिर पृथक परिपथ, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद मैं आप बताऊंगी भू संपर्क तार क्या होते हैं। यदि संचित के धात्विक आवरण में से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो हमें विद्युत आघात से बचाता है। भू संपर्क तार कहलाती है ये धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करती है। तो इसे कहते हैं भू संपर्क तार, जिसपे हरे रंग का आवरण होता है। मैंने बताया आपको, ये करंट लगने से हमें बताती है। लघु पत्थन यानी शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? जब अकस्मात विद्युतमय तार उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाती है तब शॉर्ट सर्किट होता है। इससे क्या होता है? ये परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और क्या होता है? अतिभारण हो जाता है। क्या होता है? अतिभारण, जैसे ओवरलोड भी कहते हैं। अब मैं बताऊंगी अतिभारण क्या होता है। जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभार पैदा करता है, यानी ओवरलोडिंग पैदा करता है। इसका कारण क्या है?
आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटना वर्ष होने वाली वृद्धि, बहुत ज़्यादा अचानक वृद्धि हो जाती है। एक ही सॉकेट में बहुत सारे अगर विद्युत संधारित्रों को संयोजित करा जाता है तब भी अतिभारण हो जाता है। इसकी सुरक्षा कैसे की जाती है, इसकी सुरक्षा युक्ति क्या है? तो घरों में क्या लगाता है, विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं, भूसंपर्क तार लगाई जाती है, मिनिएचर सॉकेट ब्रेकर लगाए जाते हैं जिसे MCB कहा जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो चैप्टर नंबर 13 का।